वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अप्रैल महीने के ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल गोदावरी रिवर के बारे में है। अभी हाल ही में गोदावरी रिवर से इरिगेशन कनाल्स के माध्यम से ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट साइट जो है वहां से पानी को रिलीज करने की जो डेट है उसे अनाउंस किया गया, दैट इज 15 अप्रैल 2021। ध्यान दीजिए, इसके पहले जो डेडलाइन बताई गई थी वो 31 मार्च 2021 थी, बट उसे मीट नहीं किया गया। तो हम बात करते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। ये पेनिनसुलर इंडिया में सबसे बड़ी रिवर है। लोग प्यार से इन्हें दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारते हैं। अगर आप ओरिजिन की बात करें तो महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, वहां पे नजदीक में ही थोड़ी दूरी पर है त्र्यंबकेश्वर, वहीं से ये नदी निकलती है। 1465 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती हैं। ड्रेनेज बेसिन में कई सारे राज्य कवर होते हैं, 2000 महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसके अलावा कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, कर्नाटका और यूटी ऑफ पुदुचेरी का भी कवर होता है। अगर आप ट्रिब्यूटरीज को देखें तो आपको मिलेंगी प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और प्राणहिता। जब हम बात प्राणहिता की करते हैं तो एक्चुअली में ये कंबाइंड स्ट्रीम होती है वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा की, ठीक है। इसके अलावा इंद्रावती, मानेर और सबरी, ये भी ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी नदी की। कल्चरल सिग्निफिकेंस में इस नदी के किनारे कुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है नासिक में। कुंभ मेला और 3 जगहों पर लगता है, उज्जैन में सिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे। जो गोदावरी रिवर है इसको लेकर कई राज्यों के बीच में डिस्प्यूट भी रहता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटका इस संबंध में विवाद में रहते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो गोदावरी नदी के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, कालेश्वरम, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, सदरमत एनिकट और इंचमपल्ली। इसके अलावा देखिए, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे एक गांव है पोलावरम, वहीं पर इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया गया है, तो इसी गांव के नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम भी रख दिया गया है। मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज होने का मतलब होता है कि कई सारे काम इस प्रोजेक्ट से होंगे। जैसे एक तो इरिगेशन के लिए पानी अवेल किया जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर की भी नीड को फुलफिल किया जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो मछली पालन है उसको भी प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी थ्रू दिस प्रोजेक्ट। तो इसीलिए इसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। जो प्रोजेक्ट है इसे नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस भी यूनियन गवर्नमेंट ने 2014 में दे दिया था, जिसके लिए आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का जो सेक्शन 90 है उसका इस्तेमाल किया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशियन डेजर्ट डस्ट और इंडियन समर मानसून के बारे में है। हाल ही में एक स्टडी को पब्लिश किया गया जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि अरेबियन पेनिनसुला से जो अरेबियन डस्ट ओरिजिनेट होती है ये अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक आती है। इसका क्या रोल है इंडियन मानसून में उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। कहना ये चाह रहे थे कि ये जो अरेबियन डस्ट है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानसून को इंटेंसिफाई करता है। कैसे करता है? देखिए, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स ओरिजिनेट होती हैं अरेबियन पेनिनसुला में वो अपने साथ डस्ट को कैरी करती हैं। वो जो डस्ट होता है वो एक तूफान के रूप में अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर आता है। इंडियन मानसून से इसका क्या लेना देना है? जब ये अरेबियन सी में पहुंचते हैं, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, तो चूंकि जो ये डस्ट स्टॉर्म होता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी वजह से ये अपर एटमॉस्फेयर को काफी गर्म कर देते हैं, लो प्रेशर जोन क्रिएट कर देते हैं, जिससे जो मानसून है वो अरेबियन सी में अट्रैक्ट होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर। ये तो इनका पहला रोल होता है। दूसरा रोल ये होता है कि इस तरीके से जैसे बात क्लियर हुई कि ये विंड के सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि चूंकि जब एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है तो उसके पास मॉइस्चर को कैरी करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। वो ज़्यादा मॉइस्चर लेकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं और यहाँ पर हैवी प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल कॉज करते हैं। इस पूरे फेनोमेना को एलिवेटेड हीट पंप नाम दिया गया है। ये
जो मॉइस्चर होता है उसे सी से इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक लाने में एक बहुत ही की रोल प्ले करता है। मानसून का जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में वो काफी आसान और काफी कॉम्प्लेक्स है। इंडियन मानसून को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उसकी रिसर्च काफी पहले से चल रही है और आज तक चलती चली आ रही है। अभी जो पूरा फेनोमेना है एलिवेटेड हीट पंप का, इसमें एक लूप क्रिएट होता है जिसे पॉजिटिव फीडबैक लूप कहा जाता है। पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक लूप में होता यह है कि एक इवेंट का जो रिजल्ट होता है वो उस इवेंट को फर्दर इंटेंसिफाई कर देता है। इसे पॉजिटिव फीडबैक लूप कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, लूप या फीडबैक लूप दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक लूप और निगेटिव फीडबैक लूप। सबसे पहले मैं आपको निगेटिव फीडबैक लूप बताता हूं। निगेटिव फीडबैक लूप में क्या होता है कि एक इवेंट का रिजल्ट उस इवेंट की इंटेंसिटी को कम कर देता है या खत्म कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको गर्मी लगी, ये एक इवेंट है। रिजल्ट के तौर पर आपको पसीना आया। ये जो पसीना आने का रिजल्ट है, ये जो आपको गर्मी लगने का क्रम है उसे कम कर देगा। मतलब पसीना आ गया तो अब आपको कम गर्मी लगेगी। मतलब एक इवेंट के रिजल्ट ने उस इवेंट की इंटेंसिटी को कम कर दिया। समझ में आया ना? ये है निगेटिव फीडबैक लूप। लेकिन पॉजिटिव में इसका उल्टा होता है, एक इवेंट का रिजल्ट उस इवेंट को और इंटेंसिफाई कर देता है। तो ये जो एलिवेटेड हीट पंप है, ये कैसे पॉजिटिव फीडबैक लूप की तरह वर्क करता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। अब इसमें होता यह है कि अरेबियन पेनिनसुला से डस्ट स्टॉर्म चले, वो आते हैं अरेबियन सी में, मॉइस्चर कैरी करते हैं और सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके बहुत ज्यादा हीट कैरी करते हैं। अब ये आते हैं इंडियन पेनिनसुला में, यहां पर खूब सारी बारिश करते हैं। बारिश करने के बाद हीट रिलीज होगी और वो अपर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, अपर एटमॉस्फेयर में लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वहां पर जाने के बाद ये एक वेव क्रिएट करते हैं, जहां पर कुछ जगह पर हाई प्रेशर, कुछ जगह पर लो प्रेशर होता है। ये जो वेव होती है, ये विंड को अगेन अरेबियन पेनिनसुला की ओर लेकर जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें एक इंटेंसिफाइड लो प्रेशर जोन मिलता है। अब ये जो विंड है वो अगेन अरेबियन पेनिनसुला की ओर जाएगी, जमीन से स्ट्राइक करेगी, डस्ट स्टॉर्म कैरी करेगी, फिर से अरेबियन पेनिनसुला में आएगी और वापस से इंडिया में जो रेनफॉल है उसे इंटेंसिफाई करेगी। अब हमने देखा ये कि जो डस्ट स्टॉर्म चला उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया में ज्यादा बारिश हुई और इस बारिश की वजह से जो हीट ऊपर गई उसने अगेन वहां पर डस्ट स्टॉर्म को इंटेंसिफाई कर दिया। तो एक इवेंट का रिजल्ट उस इवेंट को फर्दर इंटेंसिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसे ही कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक लूप। उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि मिडिल ईस्ट से कैसे जो इंडियन मानसून है वो वापस से मिडिल ईस्ट में डस्ट स्टॉर्म को बूस्ट कर देता है। नेक्स्ट आर्टिकल चिल्का लेक के बारे में है। अभी एक स्टडी में ये बताया गया कि चिल्का लेक एक समय में बे ऑफ बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। ये लगभग 20,000 साल पहले प्लिस्टोसीन इपोक में तैयार हुआ या अपने प्रेजेंट फेज में आया। अब ये कैसे आया? इस रिसर्च को किया गया है मरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा का है उसके द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है चिल्का लेक। माना यह जा रहा है कि पहले ये बे ऑफ बंगाल का ही पार्ट था। लगभग 20,000 साल पहले महानदी, देखिए इसके काफी नजदीक से गुजरती है। देखिए ये महानदी रिवर है, ठीक है, और यहाँ पर चिल्का लेक है काफी क्लोज में। तो मान्यता यह है इस रिसर्च के मुताबिक जो महानदी रिवर है ये बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट कैरी करती थी और ला के अपने डेल्टा के फॉर्म में यहाँ पर डंप किया करती थी। जो ये सेडिमेंट आता था वो बे ऑफ बंगाल के किनारे सैंड बार्स को क्रिएट करता चला गया और सैंड बार्स जो थे उन्होंने धीरे धीरे एक एम्बार्कमेंट की तरफ वर्क करना शुरू कर दिया। मतलब ये जो लोकेशन थी ऐसे, इसको इसने एक तरफ से ऐसे ब्लॉक करना शुरू किया और इस ब्लॉक करने की वजह से, एम्बार्कमेंट की वजह से यहाँ पर ये पूरी लेक जो है वो तैयार हो गई। चिल्का लेक 64 किलोमीटर लॉन्ग है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और 13.5 किलोमीटर वाइड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ये सी से कनेक्ट होता है एक लोकेशन पे, सतापड़ा लोकेशन है जहां पर एक शैलो नैरो चैनल है। चिल्का एशिया की लार्जेस्ट और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लगून है। ये लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड होता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए और कई सारे थ्रेटेंड स्पीसीज प्लांट्स की भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एज वेल एज एनिमल्स की। 1981 में जो चिल्का लेक है इसे फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया था रामसर कन्वेंशन के तहत। इरावदी डॉल्फिन्स ये चिल्का के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है जो कि अक्सर सतपड़ा आइलैंड के आसपास देखी जाती है। आगे बात करते हैं सदाबहार मैंगोज के बारे में। गर्मियों का सीजन आ रहा है तो उसी प्रकार आमली आ रहा है, तो कोटा राजस्थान के किसान हैं श्री कृष्ण सुमन, उन्होंने एक इनोवेटिव मैंगो वैरायटी बनाई है जिसका नाम है सदाबहार। ये असल में एक ड्वार्फ मैंगो वैरायटी है। ड्वार्फ मैंगोज वो होते हैं, ड्वार्फ ट्रीज वो होते हैं जो छोटे साइज के होते हैं, तो इन्हें आप गमले के अंदर भी अपने ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो घरों में भी ग्रो कर सकते हैं, छतों पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये स्मॉल वैरायटी के होने के बावजूद काफी मीठे हैं, इवन लंगड़ा बॉम्बे से भी मीठे हैं और कई जो मेजर बीमारियां हैं उनसे रेसिस्टेंट है जो आम को होती हैं। तो ये
किचन गार्डनिंग में काम आ सकते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो सकती है इनकी, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। उसका जो फ्लैश है वो काफ़ी, उसका कलर हल्का डीप ऑरेंज है, तो इसका पल्प भी काफ़ी काम में आ सकता है, जिसमें बहुत ही लेस फाइबर कंटेंट है, जो कि इसे बाकी वैरायटी से अलग बनाता है। तो इसीलिए इसका बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्रोथ के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। तो ये जो इनोवेटिव एट्रीब्यूट है, इसको जो इन्होंने डेवलप किया है, इसको पहचान मिली क्योंकि जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है उन्होंने इसको वेरीफाई किया था। अब जब ये बात कर ही रहे हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है वो किसके अंतर्गत आती है। ये असल में एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। क्या? एनआईएफ यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। उसने इस इनोवेशन को जो इन्होंने आम के साथ किया उसको भी वेरीफाई किया। तो ये बात हो गई एनआईएफ की। एनआईएफ ने इसकी फैसिलिटेशन में भी मदद की, इसकी प्लांटेशन की, जो मुगल गार्डन है राष्ट्रीय भवन है वहां पर भी, और इस पूरे प्रोसेस को रजिस्टर किया गया है आईसीआर के थ्रू, जो कि एनपीजीआर है यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इसके अलावा जो ये श्री कृष्ण सुमन है, इनको 9th नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड भी दिया गया इस वैरायटी के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनको अवार्ड कौन सा मिला, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है किस बॉडी के साथ इन्होंने काम किया और वैरायटी क्या चीज़ की है, मैंगो की, राइट। तो ये भी जब बात करें तो एनबीपीजीआर जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल पे एक बॉडी है जो कि जेनेटिक रिसोर्सेज को मैनेज करती है, ये उसमें रिसर्च करती है, डेवलप करती है। जेनेटिकली रिसर्च चीज़ें बहुत महंगी होती है और इंडिया में खुद से डेवलप किया जाए तो काफ़ी उसका फ़ायदा मिल सकता है। रेड सी में हाल में एक ईरानियन फ्रिजिटर को इजराइल ने मार गिराया। और ये ब्लास्ट कहाँ हुआ? तो ये इनका एक ईरानियन कमर्शियल वेसल था एमवे सवीज, जो कि जिबूटी के बिल्कुल साइड में था, वहाँ पर से गिराया गया। अब देखिए क्वेश्चन हम इसके आईआर के पर्सपेक्टिव में अभी जाने से पहले ये देखते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। इजराइल ईरान में हमेशा से कुछ ना कुछ समस्या रहती है, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि ये जो ब्लास्ट हुआ कहाँ पर हुआ, ये कहाँ अटैक हुआ? रेड सी के पास हुआ। रेड सी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। रेड सी यहाँ पर है। रेड सी के पास जिबूटी का जो इलाका वो यहाँ जिबूटी है, राइट। रेड सी के दो तरफ, एक तो यहाँ जहाँ इसे कहते हैं चोक पॉइंट, ये एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट मतलब वो जगह है जिसको अगर कभी देशों में युद्ध हुआ तो इसे चोक किया जा सकता है। जैसे यहाँ स्वेज कनाल है, स्वेज कनाल हाल में चोक कर गई थी क्योंकि एक एवरग्रीन नाम की कंपनी का बड़ा सा शिप स्वेज कनाल में जाके फंस गया था। यहाँ पे स्वेज कनाल, गल्फ ऑफ स्वेज, ये खोद के बनाया था ताकि मेडिटेरेनियन सी जो यहाँ पर है, इस मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के द्वारा जोड़ के यूरोप को एशिया से जोड़ती है ये नहर, स्वेज नहर। स्वेज नहर ब्लॉक हो गई थी यानी चोक कर गई थी, तो पूरा जो कार्गो था, जो सामान था, जो मूव कर रहा था, रुक गया था। बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम यहाँ लग गया था, आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। तो ऐसी जगह जहाँ पे चोक पॉइंट होता है बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। कोई देशों में जंग हो जाए, कोई इसको चोक कर दे तो किसी देश के पास उसका एनर्जी की तेल सामान नहीं पहुंच पाएगा, तो उसकी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर होगा। तो इसलिए रेड सी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। रेड सी के आसपास के देश आपको याद होने चाहिए। इजिप्ट, जहाँ पे स्वेज कनाल भी है, सूडान, इरिट्रिया, जिबूटी, ये सभी, सोमालिया, फिर इस साइड आपको सऊदी अरब, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ। यमन में भी युद्ध हमेशा चलता रहता है। ऊपर जॉर्डन है। तो इससे आपको ये भी पता लगता है कौन से इलाके लैंडलॉक्ड है, कहाँ पे सी का मुंह नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर ज्योग्राफी में आते हैं, तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। खास बात ये है, अगर हम रेड सी की बात करें तो यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्वेज कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए एक अच्छी तस्वीर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा है, ये वाला, ये स्वेज कनाल की नहर है, राइट। यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है। तो गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, कौन कौन से देश के पास ये है? और यहाँ के रीजन में समस्या ये रहती है कि बहुत सारी पायरेसी होती है, यानी लुटेरे, समुद्री लुटेरे यहाँ बहुत घूमते रहते हैं। तो रेड सी को और पर्शियन गल्फ को कंफ्यूज ना करें। यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, ठीक है, इधर गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर है और रेड सी यहाँ पर है। तो रेड सी का नाम रेड क्यों पड़ा, इसके बारे में काफ़ी अफवाहें भी हैं, लेकिन कहा जाता है कि रेड एक अलगी होती थी जो पानी को लाल कर देती है, शायद उसी कारणवश इसका नाम रेड सी पड़ गया। तो इसके कौन कौन से देश हैं? आसपास एक बहुत बड़ा जो रेतीला इलाका है, दोनों तरफ डेजर्ट्स हैं। इधर तो है ही मक्का मदीना है और सऊदी अरब का डेजर्ट है, इधर आपको इजिप्ट और सूडान के रीजन में भी कुछ डेजर्ट देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरा इलाका है, इसकी ज्योग्राफी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो था रेड सी की कहानी, जहाँ पर इजराइल और ईरान के इशू के बारे में हमने जाना। क्या आपने इस नदी को देखा है? क्या नाम है इस नदी का? कहाँ पर है ये? एक्चुअली में इस नदी का नाम उमगॉट है। ये आपको मेघालय की कैपिटल शिलोंग से लगभग 95 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाएगी। ये हाल ही में न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पर 210 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जाना है इस रिवर पर। आसपास के 12 गांवों ने खुलकर इसका विरोध किया है, जिसके बाद डेफिनेटली
इस प्रोजेक्ट में दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि इन गांव के लोगों को लगता है कि इससे इस रिवर को नुकसान होगा। इसे इंडिया की सबसे क्लियरेस्ट रिवर का दर्जा प्राप्त है। बहुत ही साफ पानी है, क्रिस्टल क्लियर, आप जमीन को साफ साफ देख सकते हैं। इसीलिए कई सारे जो टूरिस्ट हैं वो डाउकी, एक लोकेशन है जहां से इस रिवर को विजिट करने के लिए लोग जाते हैं, बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डरिंग रीजन में है, वहां पर अक्सर टूरिस्ट जाया करते हैं। ये नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है जयंतिया और खासी हिल के बीच में। मेघालय, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का मैप है, यहाँ पर मेघालय है। डाउकी ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, उमगॉट रिवर के ऊपर ही बनाया गया है, ऐसा ही ब्रिज है। इसके ऊपर से लोग इस नदी का नज़ारा लेना पसंद करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में है। स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के रिसर्चर्स ने अभी काफ़ी कंसर्निंग बात बताई है। उनका ये कहना है कि जो अंटार्कटिका का थॉवाइट्स ग्लेशियर है वो काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है, मतलब जितना हमें लग रहा था उससे ज़्यादा तेज़ी से। और अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी नुकसान होने वाला है। अगर आप लोकेशन देखें तो ये वेस्ट अंटार्कटिका का रीजन है और बिल्कुल यहाँ पर किनारे आपको मिलेगा थॉवाइट्स ग्लेशियर, और ये काफ़ी बड़ा है, 120 किलोमीटर वाइड है, काफ़ी फास्ट मूविंग है, काफ़ी तेज़ी से पिछले सालों में देखा गया है कि ये पिघल रहा है। 1.9 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा एरिया है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पानी अपने आप में कंटेन करता है। इतना ज़्यादा कि अगर पूरा पिघल जाए तो समंदर को आधे मीटर से ज़्यादा उसका जो वाटर लेवल है उसको राइज कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की कई सारी कोस्टल सिटीज़ डूब जाएंगी। स्टडीज़ में ये पाया गया कि पिछले 30 सालों में जो इससे आइस के टुकड़े कट कट के बह रहे थे, उनकी जो दर है, उसका जो रेट है वो लगभग दोगुना हो गया है। जो थॉवाइट्स की जो मेल्टिंग है, वर्तमान में जो भी ग्लोबल सी लेवल राइज हो रहा है उसमें 4% तो अकेले यही कंट्रीब्यूट करता है। अंदाज़ा ये है कि 200 से 900 सालों के बीच में ये पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका के लिए भी, क्योंकि इसने पीछे की आइस को रोक रखा है। अगर ये पिघल के गिरा टूटकर, तो फिर पीछे के जो बर्फ के टुकड़े हैं वो भी पिघल के गिरना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो सी लेवल है वो और तेजी से राइज करेगा। क्योंकि अगर सी लेवल इतनी तेजी से राइज किया तो बहुत सारे आइलैंड्स और कोस्टल सिटीज डूबने वाली हैं। दैट्स वाई इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कयामत का दिन। डूम्सडे का मतलब यही होता है ना, मतलब कयामत आ जाएगी अगर ये पिघलता है पूरी तरीके से। और इसके पिघलने की दर काफ़ी तेज है, मतलब साफ है हमें क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना होगा और सही कदम उठाने होंगे। ऑफ द फॉलन की वैली ऑफ द फॉलन नाम से क्लियर है, उन 30,000 विक्टिम्स के लिए बनाया गया है जो कि स्पेनिश सिविल वॉर में मारे गए थे। तो स्पेनिश गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है कि मास ग्रेव को खोला जाएगा जहाँ पे वैली ऑफ द फॉलन है, जहाँ 30,000 जो विक्टिम थे उनको दफन कर दिया था ज़मीन के अंदर। ये असल में माउंटेन रेंज पे बना हुआ है। मैड्रिड जो स्पेन का एक शहर है उसके बाहर है ये, और जो पहले इनके डिक्टेटर थे फ्रांसिस्को फ्रैंको, उन्होंने बनाया था। जब स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी तो उसके बाद एक बरियल मॉन्यूमेंट बनाया था उन्होंने, मेमोरियल चर्च बना दिया था जहाँ इनकी मौत हुई थी लोगों की, उसके ऊपर। तो उसको अब हटा के ये मास ग्रेव खोलने की बात की गई है वैली ऑफ द फॉलन की। कहाँ पर? स्पेन में। तो न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए क्या है वैली ऑफ द फॉलन। आप इंडिया ना टिक कर दें, याद रखना इंपॉर्टेंट ज़रूरी है आपके लिए। करता है तंजानिया के बारे में। हाल ही में मार्च में इनके जो प्रेसिडेंट है जॉन मगुफुली, उनकी मौत हो गई, जो कि कोविड-19 स्केप्टिक थे। मतलब इनका कहना था कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम है। ये एक अथॉरिटेरियन लीडर थे, मतलब एक तरह से तानाशाह थे, इनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए न्यूज़ में रहा, तो देख लेते हैं तंजानिया के बारे में। तंजानिया कहाँ सिचुएटेड है? तो ईस्ट अफ्रीका में है, और ख़ास बात यह है कि इसके आसपास बहुत सारी लेक्स हैं, राइट। आपको विक्टोरिया लेक का आपने नाम सुना होगा, और इसके अलावा जो कई तरह की लेक्स हैं जो भी हम देखेंगे, यहाँ आप नक्शे देख ही सकते हैं। इसके आसपास की कंट्री कौन सी है, कौन सी लोकेशन है, किस ओशन के पास है, ये इंडियन ओशन के पास है या अटलांटिक ओशन के पास है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। कौन इसकी, अगर इसके आसपास कोई लैंड लॉक कंट्री होगी तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अपने एटलस पे इसका यूज़ ज़रूर करें आप। तो तंजानिया के पास इंडियन ओशन आपको दिख रहा है, तो इसके बॉर्डर्स कहाँ कहाँ लगते हैं? कीनिया, युगांडा, राइट, जाम्बिया, मोज़ेम्बिक, रवांडा, मलावी, ये सारे इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। बुरुंडी, फिर ये सारे इसके नेबरिंग कंट्रीज़ आएंगे। रवांडा, बुरुंडी, ये सारे इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। उतना नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हमने जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लोकेशन वाइज याद रहे कहाँ पर है वो। जो रिवर्स इसके पास, हाँ, माउंट किलिमंजारो इसके पास इसी देश में है, जो सबसे बड़ा अफ्रीकन माउंटेन है किलिमंजारो। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो लेक्स हैं, राइट, कौन कौन सी बड़ी लेक्स हैं, तो जैसे लेक विक्टोरिया हो गई, लेक तंकानिया हो गई, लेक न्यासा हो गई, तो ये सारी इस रीजन में आती है। ज़ांज़िबार का रीजन यहाँ पड़ता है, इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी जिक्र आता है इसका। और इसकी कैपिटल का नाम है डोडोमा।
तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर आपको तंजानिया या मोज़ाम्बिक का नाम आएगा, कहाँ पर वो लोकेटेड है, किस रीजन में, मेडागास्कर कहाँ है, तो वो आप लोकेशन वाइज एक एट द बैक ऑफ माइंड आपको याद रहे। अच्छा, माउंटेन्स की बात हो रही है, किलिमंजारो की बात हो रही है, तो वो कहाँ पर है, किस देश में है, राइट। अगला आर्टिकल ब्लैक सी के बारे में है। दो रशिया की वॉरशिप जो है बोस्फोरस सी के रास्ते ब्लैक सी में चली गई, वहाँ पे गश्त लगा रही है, और 15 स्मॉल वेसल्स भी रशिया ने वहाँ भेजे हैं। क्यों ब्लैक सी में क्यों ऐसा भेजा है? क्योंकि जो उनके टेंशन अभी चल रहे हैं अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के साथ, उसके मद्देनजर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूज़ में आया है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी, बोस्फोरस सी का रूट क्या क्या होता है वो देखते हैं। असल में ब्लैक सी ये रीजन है जिसके आसपास यूरोप और एशिया के देश हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? रशिया, टर्की, यूक्रेन, ये बड़ी कंट्रीज़ है। रशिया आपको दिख रहा होगा, ये रहा। यूक्रेन यहाँ है जिसके साथ विवाद चल रहे हैं रशिया के, और ये रहा टर्की। तो ये बड़े देश हैं। इसके अलावा कई और छोटे छोटे देश हैं, जैसे रशिया के पास जॉर्जिया का रीजन आता है, रोमानिया आता है, मोल्डोविया आता है, बल्गेरिया आता है। इन सभी देशों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से देश ब्लैक सी के पास में है, कौन से देश ऐसे हैं जो मेडिटेरेनियन के पास में है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछते हैं, तो मैप को अगर आप देखें तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये अलग अलग देश है, यहाँ पे अलग अलग सी हैं। सी अज़ोव यहाँ पर है, और यहाँ आपको स्ट्रेट ऑफ दार्दानेल्स है, सी ऑफ मरमरा यहाँ पर है, यहाँ एगियन सी है। तो ये सब क्लैरिटी हमें चाहिए, और कौन कौन सी रिवर यहाँ पे बहती है, जैसे डैनबी, नाइपर और डॉन जैसी मेजर रिवर यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ इस एरिया को ज़रा गौर से देखते हैं कि ब्लैक सी की अगर हम बात करें तो ब्लैक सी का जो ब्लैक सी अंततः आता कहाँ है भाई? ब्लैक सी लास्ट में जाता है मेडिटेरेनियन सी में। तो वो जो रूट है, ब्लैक सी यहाँ है, ये नीचे का एरिया मेडिटेरेनियन सी है। तो इस रीजन में पहुँचने के लिए जिस रूट को क्रॉस करता है वहाँ है टर्किश स्ट्रेट, इसे कहते हैं टर्किश स्ट्रेट, ठीक है। और नॉर्थ में ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ सी ऑफ अज़ोव है जो रशिया के पास है, राइट। रशिया लगातार चाहता है कि इसको गर्म पोर्ट का एक्सेस मिले, ठंडे पोर्ट, गर्म पोर्ट जहाँ पे वो सर्दियों में भी अपने शिप्स का यूज़ कर सके। तो इसलिए वो चाहता था कि यहाँ जो स्ट्रेट्स ऑफ दार्दानेल्स है उसका इस्तेमाल कर पाए। तो ऊपर ब्लैक सी के सी ऑफ अज़ोव है, नीचे यहाँ टर्किश स्ट्रेट के होते हुए मेडिटेरेनियन सी में जाता है। यहाँ पर टर्किश स्ट्रेट के बाद सी ऑफ मरमरा है। इसको और डिटेल में देखते हैं इस मैप के साथ। ये आपका ब्लैक सी है, ये बोस्फोरस स्ट्रेट है जिसकी मैंने बात करी कि बोस्फोरस स्ट्रेट होते हुए अभी रशिया के वेसल्स कहाँ उतरे हैं? सी ऑफ मरमरा में। ये है सी ऑफ मरमरा छोटा सा। इसके बाद दार्दानेल्स स्ट्रेट है, ठीक है। दर्द बहुत होता था रशिया को कि भाई उनके जहाज भी, उनके समुद्री शिप भी सर्दियों में यूरोप में घुस सकें। तो उनको ये स्टेट ऑफ दार्दानेल्स बहुत प्यारा है, ये उनको दर्द देता है कि भाई यहाँ पे टर्की वगैरह कब्जा करके बैठे रहते हैं, उनको घुसने नहीं देते। तो रशिया को यहाँ घुसने का तरीका है ब्लैक सी से होते हुए वो बोस्फोरस स्ट्रेट पार करके स्टेट ऑफ दार्दानेल्स के सहारे मेडिटेरेनियन सी में घुसेगा। ये है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ से फिर वो यूरोप के इधर देश आ गए, फ्रांस, स्पेन, इन पर अटैक कर सकता है। यहाँ से या स्टेट ऑफ जिब्राल्टर काफ़ी फेमस है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ से होते वो यूरोप के पीछे एशिया की तरफ भी जा सकता है। तो ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ जो सीज़ के इलाके हैं, अज़ोव सी ऊपर था, यहाँ ब्लैक सी है, यहाँ दार्दानेल्स का स्ट्रेट है, यहाँ एजिलन सी है, यहाँ सी ऑफ क्रेट है। ये सब आपको याद रहना चाहिए कि एड्रियाटिक सी इटली के पास है, तो क्या लोकेशन है उसकी। तो ऐसे देश आपको याद कर लेने चाहिए कौन कौन सा रीजन कहाँ कहाँ पर है। और मेडिटेरेनियन सी के आसपास तो बहुत से इंपॉर्टेंट देश हैं, चाहे वो स्वेज कनाल की बात हो, सीरिया की बात हो, इजराइल की बात हो, लेबनान, ये सारे देश आपको दिख रहे होंगे। तो कौन सा देश बॉर्डर लगता है मेडिटेरेनियन सी से, वो आपको देखने के लिए ऐसे नक्शे याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैड के बारे में। चैड असल में एक अफ्रीका का देश है जिनके प्रेसिडेंट हाल ही में मारे गए, इद्रिस डेबी, फ्रंटलाइन पे जहाँ पे लड़ाई चल रही थी विद्रोहियों के साथ इनके देश में। तो क्योंकि चैड न्यूज़ में रहा तो हमें इसको थोड़ा कवर कर लेना चाहिए। चैड असल में एक नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ है, सेले रीजन के पास पड़ती है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये लैंडलॉक्ड है, अगेन इंपॉर्टेंट। तो ये अब मैच यहाँ देख रहे हैं तो आपको बहुत सी लैंडलॉक कंट्रीज़ अफ्रीका में दिखाई देती है, तो उनको आप जरूर मार्क कर लें कौन कौन सी कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड है। माली है या चाड है या सूडान लैंडलॉक दिख रही है आपको? बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, ये इतना बड़ा सी कोस्ट है यहाँ। तो इस तरह की चीज़ें आप देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड है और कहाँ पे कौन सा रीजन आता है। इस देश का नाम चैड पड़ा ही क्यों? तो इस देश का नाम चैड इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर चैड नामक लेक है जो बहुत प्रसिद्ध है, और इस देश का 1/3 हिस्सा सहारा डेजर्ट से कवर्ड है। तो अगर आप देखें जो रीजन ये आता है, सेहल रीजन, ये वाला रीजन है जो मॉरिशाना से शुरू होता है और इरिशिया तक जाता है। तो ये वो रीजन है जो कि सेमी एरिड रीजन है, यानी इस रीजन के बाद आपका डेजर्ट ख़त्म हो जाता है। ये ट्रांजिशन जोन है, मतलब इसके इधर तो भाई अल्जीरिया, लीबिया वगैरह में डेजर्ट है ही हैं। इसके नीचे का जो रीजन है, ठीक है, वहाँ आपको सवानास दिखती है, सवाना का रीजन आता है जहाँ आपको फिर कोंगो आ जाएगा, साउथ सुडान। तो ऐसा रीजन जो ट्रांजिशन जोन प्रोवाइड करता है ऊपर के डेजर्टी एरियाज को, नीचे के सवाना रीजन को, उसे हम कहते हैं सेहल जोन। तो इसके कंट्रीज कौन कौन सी है जहाँ पर डेजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि रेगिस्तान, सारा का रेगिस्तान फैलता जा रहा है, तो वो जहाँ जहाँ फैलेगा वहाँ डिजर्टिफिकेशन करता चला जाएगा, उसको मरुस्थलीय भूमि बनाता चला जाएगा। यही कोशिश है इसको रोकने की, कई प्रोग्राम्स भी यहाँ लॉन्च किए गए हैं। चैड की खास बात ये, चैड
ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन भी बन चुका है और यहाँ पर एक $4 बिलियन की पाइपलाइन भी बन रही है ताकि अटलांटिक कोस्ट में जो देश हैं या कुछ अलग इलाके हैं उन तक पाइपलाइन पहुंचाई जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुवलून पेनिनसुला के बारे में है। हांगकांग अभी एग्री कर गया है कि वो कुवलून पेनिनसुला के वेस्टर्न पार्ट में चाइना के नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस के लिए जो प्लेस है वो ग्रांट कर देगा, जो कि सिटी में चाइना का परमानेंट बेस होगा। अब वो अगर सिक्योरिटी ऑफिस अपना बना रहे हैं दैट्स ओके, हमारे लिए लोकेशन ज़रूरी है। लोकेशन अगर आप देखना चाहें तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ओवरऑल लोकेशन देखिए। ये है इंडिया, ये है चाइना। चाइना के साउथ ईस्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा हांगकांग। देखिए वैसे तो यहाँ पर देखिए ये हांगकांग अटैच्ड है और हांगकांग के यहाँ पर साउथ में आपको कुवलून पेनिनसुला मिलेगा और यहाँ पर न्यू कुवलून है। ये दोनों एरियाज मिलाकर कुवलून बनाते हैं, ठीक है। वैसे तो जो हांगकांग है वो चाइना का ही पार्ट है, लेकिन एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन है वहाँ का। काफ़ी ज़्यादा इनको ऑटोनॉमी है, इनके पास अपना फ्लैग है, अपनी करेंसी है, अपना पासपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी है। अभी काफ़ी विवाद भी चला था इनकी ऑटोनॉमी को कर्टेल करने की, जब चाइना कोशिश कर रहा था तब। तो कुवलून पेनिनसुला जो है वो सदर्न पार्ट में आपको मिलेगा, जो हांगकांग टेरिटरी का मेन लैंड मास है वहाँ के। ये हांगकांग आइलैंड को बिल्कुल फेस करता है। ये हांगकांग आइलैंड है, मैप में देखिए। कुवलून पेनिनसुला और न्यू कुवलून मिलाकर कुवलून बनाते हैं, जो हमने मैप में देखा था। ये पेनिनसुला जो 18 डिस्ट्रिक्ट हैं हांगकांग के, उनमें से 5 कवर करता है और कुवलून बे इसके नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। यहाँ पर आर्टिकल मारिब के बारे में है क्या ये समझते हैं। यमन के जो हौथी रेबल्स हैं उन्होंने अभी जो नॉर्थ वेस्ट कसारा बैटलफील्ड था उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया है और काफ़ी तेज़ी से वो लोग जो मारिब सिटी है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी फेस कर रहे हैं, स्टिल एडवांसिंग टुवर्ड्स मारिब सिटी। अब इतने से ये तो क्लियर हो गया कि मारिब कोई शहर का नाम है। ये शहर है कहाँ? ये शहर है यमन में। यमन की लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैप में देखिए। ये है इंडिया, यहाँ से आप अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आपको ओमान दिख रहा है। इसके साउथ में यहाँ पर यमन है। इसके नॉर्थ में आपको सऊदी अरेबिया दिखेगा, यहाँ पर यूएई है, ये है ईरान, ये है इराक, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, ये है रेड सी। तो यहाँ पर आपको कंट्री दिख गई यमन नाम की। यमन में देखिए काफ़ी लंबे समय से एक सिविल वॉर चल रहा है। इस सिविल वॉर की जो शुरुआत है वो अरब स्प्रिंग के साथ मानी जाती है, जब 2010 के आसपास नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो कई सारे तानाशाह थे उन्हें हटाने के लिए वहाँ के लोगों ने अपराइजिंग स्टार्ट की। उसके बाद ये अपराइजिंग एक एक करके मिडिल ईस्ट की कई सारी कंट्रीज़ में फैलता चला गया। रिजल्टेंट ये पहुँचा यमन में भी। यमन में जब ये क्राइसिस शुरू हुआ तो इट वॉज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ यमन एंड द मिलिट्री चीफ ऑफ द यमन। ये दोनों लोग आपस में कन्फ्रंट कर रहे थे, लेकिन इसका जो फायदा था वो हाउथी रेबल्स ने उठाया। उनके जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग होल्ड करना स्टार्ट किया। मैं आपको बता दूं कि हाउथीज मेजरली सिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जबकि यमन की जो लार्जर पॉपुलेशन है वो सुन्नी है। ये भी एक पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन बना रहता है। 2015 के बाद लार्जली इन्होंने जो यमन का नॉर्थ का इलाका है उस पर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट किया एंड सरप्राइजिंगली वहाँ की जो कैपिटल थी सना उसे अपनी कब्जे में कर लिया। नाउ दे आर ग्रेजुअली एडवांसिंग टुवर्ड्स मारिब। ये मारिब सिटी है जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। इस सिटी की सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। पॉइंट पे चलते हैं। मारिब कैपिटल सिटी है मारिब गवर्नरेट की। मारिब गवर्नरेट की एक प्रकार का प्रोविंस आप समझ लीजिए यमन में। ये पूरा एरिया जो आपको एक जेट प्लेन के शेप में दिख रहा है ये मारिब गवर्नरेट है। इसकी कैपिटल है मारिब। माना यह जाता है कि एक जो एंशिएंट किंगडम हुआ करता था सबा नाम का, उसकी भी कैपिटल मारिब ही हुआ करती थी इस लोकेशन में। एंशिएंट शीबा एक लोकेशन है जिसका जिक्र हमें बाइबल में मिलता है, उसे इसी लोकेशन के तौर पे आइडेंटिफाई किया भी जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो मारिब है उसके आसपास कई सारे ऑयल फील्ड्स हैं। कायदे से बात करें तो जो यमन की गवर्नमेंट है नॉर्थ के इलाके में ये ही एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो अभी उनके पास है। बाकी का जो हिस्सा है
वो तो हौथी रेबल्स ने अपने कब्जे में कर ही लिया है। एट द सेम टाइम ये देखिए कि यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का इलाका आपको दिख रहा है, ये अलकायदा का प्रभाव क्षेत्र है। मतलब जब यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो अलकायदा ने भी इसका फायदा उठाना शुरू किया और अपने प्रभाव को स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर मारिब भी यमन की गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाता है तो डेफिनेटली ये उनके लिए एक सेटबैक होगा। मारिब का हाथ से निकल जाना यमनी गवर्नमेंट के लिए एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया के लिए भी एक सेटबैक की बात है, जो काफी लंबे समय से सपोर्ट कर रहा है यमन की सरकार को। एट द सेम टाइम जो हौथी रेबल्स हैं उन्हें सपोर्ट मिला हुआ है ईरान से। क्यों मिला हुआ है? इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि ईरान भी एक शिया डोमिनेटिंग कंट्री है। दूसरा रीजन ये है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ कन्फ्रंटेशन में रहते हैं। अगर हौथी स्ट्रांग होते हैं यमन में तो सऊदी अरेबिया को कन्फ्रंट करने में ईरान को मदद मिल जाएगी। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं मिडिल ईस्ट के जो आपने थोड़े बहुत समझ लिए, और मारिब के बारे में भी समझ लिया। अगर आपसे पूछ लिया जाता है मारिब सिटी इज लोकेटेड इन, तो आपको पता हो कि ये यमन में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साहेल के बारे में है। चाड, जो कि फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, वो इस समय इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स से लड़ने के लिए एक प्राइम आउटपोस्ट बना हुआ है। यह है अफ्रीका का मैप और यहां पर है चाड। ये पहले फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। फ्रांस अभी भी स्ट्रांग है साहेल रीजन में। साहेल रीजन का ये पूरा मामला क्या है, फ्रांस यहां कर क्या रहा है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं साहेल रीजन के बारे में। देखिए 2014 के आसपास कई सारे जो आतंकवादी संगठन हैं वो एक्टिव होने लगे साहेल रीजन में। प्राइमरली अलकायदा और ISIL ये चाड में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे और वहां की गवर्नमेंट के प्रभाव को कम करने लगे थे। फ्रांस को चिंता हुई। फ्रांस ने अपनी फोर्सेस को भेज दिया 2014 में 1 अगस्त को चाड में, जहां पर उन्होंने इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लड़ाई शुरू की और चाड के एक बहुत बड़े हिस्से को इससे फ्री भी किया। लेकिन फ्रांस को यह समझ में आ गया कि वो अकेले साहेल रीजन में, ये जो आपको पूरा शैडोड रीजन दिख रहा है ये साहेल रीजन है, वो इसे इन आतंकवादी संगठनों से फ्री नहीं करवा पाएगा। तो उसने अपनी कुछ और फॉर्मर कॉलोनीज को एक साथ इकट्ठा किया। 5 देश एक साथ आए। ये जो ब्लैक डॉटेड कंट्रीज हैं ये वो 5 देश हैं, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड तो था ही, और बुर्किना फासो। इन पांचों को इकट्ठा मिलाकर G5 साहेल कहा जाता है, क्योंकि ये साहेल रीजन की कंट्रीज हैं। लगभग 5000 फोर्सेस फ्रांस की भी आई। ये सभी लोग मिलकर 2014 से ही अभी तक लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। वहां पर जो भी आतंकवादी संगठन हैं या फिर इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स हैं उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। इनफैक्ट 2020 तो काफी खराब रहा। अभी चाइना ने भी ऑफर किया है कि वो 1000 सोल्जर्स अपने भेजेंगे इस साहेल रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। खैर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे कुछ खास मदद नहीं मिलेगी। बात करते हैं साहेल रीजन के बारे में। अफ्रीका के नॉर्थ में सहारा है, आपको पता है, और यहां सेंट्रल अफ्रीका में आपको मिलता है सूडानियन सवाना, जहां पर आपको कुछ हरे पेड़ और हरे ग्रासलैंड्स मिल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि सहारा के मरुस्थल के बाद सीधे आपको हरी घासें और फिर हरे हरे पेड़ मिलने लग जाएंगे। कोई एक ट्रांजिशन जोन तो होगा ना। एग्जैक्टली वही ट्रांजिशन जोन साहेल है। साहेल के रीजन में बहुत कुछ खास मरुस्थल तो नहीं है, लेकिन आपको एक ड्राई क्लाइमेट मिलता है जहां पर आपको स्रब लैंड मिलते हैं, कुछ ड्राई ग्रासेस मिलती हैं। सेमी एरिड क्लाइमेट है कुल मिलाकर आप कहें तो। अटलांटिक ओशन से रेड सी के स्ट्रेच तक ये फैला हुआ है। ये जो शैडोड रीजन है ये साहेल का रीजन है। कई सारे देश इसमें आते हैं, लाइक सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, सदर्न सूडान, साउथ सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया। कुछ कंट्रीज का बहुत छोटा हिस्सा साहेल में आता है, बट आता है, और कुछ कंट्रीज का बहुत बड़ा हिस्सा साहेल में आ जाता है, जो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये सारी बातें साहेल के बारे में। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।